नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑल एग्जाम्स PYQ में। दोस्तों, हमने PET प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अपनी सीरीज में, जिसमें हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो यूपी SSSC आयोग द्वारा कराए गए अब तक के कुल 66 पेपर जो भी कराए गए हैं और उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनकी व्याख्या से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जो आपको अभी मिल गई होगी हमारी ऑल एग्जाम्स PYQ के चैनल पे, जहां पर हमने कहा था कि कुल एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस हैं और हम 2.5 घंटे एवरेज में इन पूरे क्वेश्चंस की व्याख्या कराएंगे। और अपने पहले वीडियो में लगभग हमने 1.5 घंटे में 60 से 70 के बीच प्रश्नों की व्याख्या करा दी है और ठीक प्रकार से अच्छी व्याख्या है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं उन प्रश्नों को जो अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब बाकी के जो चैप्टर्स बच गए हैं, जैसे गुप्त काल हो गया, राजपूत और दक्षिण भारत के संबंध में कुछ स्टेट्स के बारे में, कुछ राजवंशों के बारे में जो चीजें छूट गई हैं या जो अगले पेपर्स में पूछे गए हैं, या एक बड़ा टॉपिक कवर करने वाला अंत में हम विविध के तौर पर, मिसलेनियस के तौर पर जिस चैप्टर को पढ़ते हैं, अब हमारे सामने केवल वही अध्याय बच गया है। तो चलिए दोस्तों, आज जिस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, अगर मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहां तक प्रश्न समाप्त किया था। हमने पढ़ा था कि देवानंपि प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी, और हमने इसको यहां तक करके छोड़ा था कि मौर्य सम्राट अशोक की उपाधि थी, और हमने बढ़िया से डिस्कस किया था, समझा भी था। अपने अगले चैप्टर में आज हम गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में पढ़ने वाले हैं, जो मुख्य रूप से यूपी SSSC, जो कि इस परीक्षा का आयोग है, उसके प्रश्न हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, अपनी पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिसे पूछा गया है यूपी SSSC पेट की ही परीक्षा में। देखिए, ध्यान दीजिए, यूपी SSSC पेट की परीक्षा में सेकंड पाली 2022 में 15 अक्टूबर के दिन ये पेपर में आया था। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि किस शासक के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। यानी हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों, हरिसेन रहा करते थे समुद्रगुप्त की दरबार में। किसके दरबार में रहा करते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहा करते थे। हरिसेन रहा करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने भी पढ़ा होगा प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है, जिसमें समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत पर विजयों का उल्लेख मिलता है, अन्य हिस्सों पर गुप्तों के साम्राज्य के विस्तार का उल्लेख मिलता है, जिसमें समुद्रगुप्त के ग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति का वर्णन किया है। किसने? उनके दरबारी कवि हरिसेन ने। तो हरिसेन क्या है? उनके संधि विग्रह हैं, दरबारी कवि हैं। किसके? समुद्रगुप्त के। दोस्तों, समुद्रगुप्त को इतिहासकार हैं विंसेंट आयर। क्या नाम है? विंसेंट आयर। उनकी बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को विंसेंट आयर क्या कहते हैं? ये भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन आमतौर पर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इस किसने कहा है? इतिहासकार विंसेंट आयर ने अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त की नीति क्या थी? बड़े पैमाने पर अपने साम्राज्य के विस्तार करने की नीति किसकी थी? समुद्रगुप्त की नीति थी। आइए चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलविद वराह मिहिर और कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? किसके किसके बारे में पूछा है? खगोलविद थे वाराह मिहिर, महान ज्योतिषाचार्य वाराह मिहिर। इसके बाद कालिदास, कालिदास जो कि अपनी काव्य शैली, अपने लेखन, अपने नाटक शैली के लिए आज तक जाने जाते हैं, अपनी कालजयी रचनाओं के लिए। तो ये दोनों लोग किसके दरबार में रहते थे? तो ये दोनों लोग मूल तौर से विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। मूल शासक का नाम यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय है। क्या नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड। मूल शासक का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य।
दोस्तों विक्रमादित्य इतिहास में उपाधियां हैं, क्या है, उपाधियां हैं। अगर बात किया जाए तो कुल भारतीय इतिहास में आज तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने विक्रमादित्य हुए हैं? 14। अंतिम विक्रमादित्य के रूप में हम जानते हैं हेमू बक्कल को। हेमू, अगर आप पानीपत की लड़ाई का जिक्र करें, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध, और आप जब ये युद्ध पढ़ेंगे और जब इस युद्ध में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार बैराम खान की सेना जो अकबर का नेतृत्व कर रहा था, बैराम खान, और पानीपत के द्वितीय युद्ध में दूसरी तरफ से हेमू उनके सामने थे, जबरदस्त युद्ध हुआ, फिर भी भले ही बैराम खान की विजय होती है। तो इतिहास का अंतिम 14वां विक्रमादित्य है। यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, जो गुप्त वंश के शासक हैं, इनकी उपाधि क्या है? विक्रमादित्य की है। किसकी? इनकी उपाधि क्या है? विक्रमादित्य की है। बाकी बात करें तो ये बिंबिसार हैं, बिंबिसार की बात की जाए तो हर्यंक वंश के शासक हैं। बिंदुसार की बात की जाए, मतलब पुराने शासक हैं। बिंदुसार की बात की जाए तो मौर्य वंश के शासक हैं। आमतौर पर बिंदुसार किसके पुत्र हैं अगर आपसे पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, अशोक के पिता हैं बिंदुसार। पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए तो राजपुताने में जब हम पढ़ेंगे, जब हम पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ते हैं, सबसे प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम राय पिथौड़ा कहते हैं, जिन्होंने पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी से पराजित भी हुए। तो यहां पर हमने क्या आंसर देखा? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। प्रश्न था खगोलविद बाराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो दोस्तों बाराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का हिस्सा थे। दोस्तों वास्तव में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक नवरत्न था। क्या था? नवरत्न। एक नवरत्न नहीं, मतलब 9 विशिष्ट व्यक्तियों का समूह जिसे नवरत्न कहा जाता था। ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसमें कालिदास थे, महाकवि कालिदास थे, वाराहमिहिर हैं, छपड़क हैं जिन्होंने फलित ज्योतिष की रचना की, छपड़क, शंकु हैं, घटपर्णक हैं, वेताल भट्ट हैं, वाराहमिहिर हैं। इनमें से बहुत से लोग हैं। अगर हम यहां पर देखें, देखिए धन्वंतरी इनके दरबार में रहते थे। धन्वंतरी एक आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के बहुत बड़े, आयुर्वेद का पिता भी हम कहते हैं धन्वंतरी को। इनके दरबार के नवरत्नों को शोभित करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास हैं, अमर सिंह हैं, छपड़क हैं, फलक ज्योतिष। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, छपड़क ने फलित ज्योतिष की रचना की। वाराहमिहिर साहब हैं, शंकु हैं, वररुचि हैं, बेताल भट्ट हैं और घटपर्णक हैं। ये क्या है? नवरत्नों में से एक आते हैं। अगर कालिदास की बात की जाए तो कालिदास को हम किस किस रूप में जानते हैं? कालिदास को हम मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार के रूप में जानते हैं। कालिदास को हम अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार के रूप में जानते हैं, रघुवंशम के रचनाकार के रूप में जानते हैं, विक्रमोवर्षियम के रचनाकार के रूप में जानते हैं, मेघदूत के रचनाकार के रूप में जानते हैं, कुमार संभव के रचनाकार के रूप में जानते हैं। तो आप चाहें तो ये सारी चीजें नोट कर सकते हैं। मालविकाग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशीयम, विक्रमोवर्षीयम, ऋतुसंहारम, ये तमाम क्या है? कालिदास की रचनाएं हैं। आप चाहें तो इन्हें धीरे करके पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक के किताब के लेखक कौन है? अभी पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन होंगे? कालिदास होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन होंगे? कालिदास होंगे। महाकवि कालिदास किसके समकालीन थे? महाकवि कालिदास। अगर बात किया जाए महाकवि कालिदास के तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कौन? महाकवि कालिदास। यहां से देखिए इनकी रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो ऋतुसंहार है, विक्रमोवर्षीयम है, रघुवंशम है, मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभव है, मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? अभी हमने देखा मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी? महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है। किसने लिखी है? महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है। यहां पर कुछ और नाम है, चलिए इनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दंडी ने क्या लिखी है? दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम ये किसकी रचना है?
दंडी की है, जानते रहिएगा। दशकुमार चरितम किसकी है? दंडी की है। इसके बाद भास ने क्या लिखा है? स्वप्नवास वदत्ता की कहानी। स्वप्न में जो सबसे फेमस है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्वप्नवास वदत्ता किसकी रचना है? क्या ये कलर आसानी से देख पा रहे हैं आप लोग? स्वप्नवास वदत्ता की, हाँ बिल्कुल, स्वप्नवास वदत्ता किसकी रचना है? भास की रचना है। अगर बात की जाए भारवी की अगर बात की जाए, भारवी ने क्या क्या लिखा है? तो जैसे आपने एक पढ़ा होगा शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध की रचना भारवी ने की है। शिशुपाल वध, ये नोट कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। शिशुपाल वध हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। इसके अलावा एक और है नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। आमतौर पर इन तीनों को संयुक्त रूप से वृहत्त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत्त्रयी। किसको? शिशुपाल वध को, किरातार्जुनीयम को और नैषधीय चरितम को। आमतौर पर ये महाभारत की कहानियों को दृष्टिगत करते हुए लिखे गए हैं। जैसे शिशुपाल वध के बारे में हम सभी जानते हैं, किस तरह महाभारत के हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने बुआ के लड़के शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करते हैं, मतलब कहते हैं कि 100वीं गलती पर उनका वध करते हैं, तब तक क्षमा करते हैं। किरातार्जुनीयम की बात की जाए तो इसका प्रसंग क्या है, अगर बस आपको ऐसे जानना हो तो किरात का मतलब होता है शिकारी, किरात का मतलब होता है शिकारी, और अर्जुनियम का मतलब अर्जुन स्वयं। किरात और अर्जुन की कथा। किरात कौन है? शिकारी या बहेलिया। शिकारी के भेष में भगवान शिव अर्जुन की परीक्षा लेने आते हैं। इसी घटना को किरातार्जुनीयम के नाम से जाना जाता है। यह भी महाभारत की एक घटना है, इसे भी भारवी ने लिखा है। आइए बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन हुई हैं? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त प्रसिद्ध महिला शासक हैं। क्या नाम है इनका? प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त। क्या थी? बेटी थी, जिनका विवाह वाकाटक वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के साथ किया गया था। आमतौर पर बहुत ही प्रभावी शासिका के रूप में रही हैं प्रभावती गुप्त, वाकाटक वंश से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार, अब थोड़ा सा यहाँ पर मौर्य वंश का एक क्वेश्चन आ गया है, ये थोड़ा उल्टा आ गया, लेकिन चलिए अब इस चैप्टर में पिछली प्रीवियस ईयर में यहाँ पर दिया गया है, यूपी SSC ग्राम विकास परीक्षा 2018 का पेपर है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार यानी जो पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उनको सभी नामों से जाना जाता है, बहुत ही फेमस हैं। हम उन्हें चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, अजय कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं, पक्षिल स्वामी कहते हैं, द्विजर्षभ कहते हैं, न जाने कितने नामों से हम इन्हें जानते हैं, कितने नामों से जानते हैं। चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इत्यादि नामों से जाना जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि के नामों से जाना जाता है इन्हें। 1 सेकेंड दोस्तों, ये जरा प्रश्न उटपटांग सा था, इसलिए दिक्कत, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर पूछा है कि निम्न नामों से जाना जाता था। हाँ, इन 3 नामों से जाना जाता है। इसके अलावा मतलब इन 3 नामों के अतिरिक्त कौन है जो चाणक्य का नाम नहीं था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो ये क्वेश्चन भी गुप्त वंश का ही है। समुद्रगुप्त के विषय में हमने पढ़ा था, गुप्त सम्राट हैं, बहुत बड़े पैमाने पर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। हरिसेन इनके दरबारी कवि हैं। भारत के नेपोलियन के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है एक इतिहासकार विंसेंट आयर द्वारा। किसे? समुद्रगुप्त को। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है इनकी। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? नवरत्न, अभी हमने पिछले प्रश्न में नवरत्नों के विषय में पढ़ लिया है। किसके दरबार में है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। इसी प्रकार आप मध्यकालीन इतिहास में चलेंगे और मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, तो वहां सम्राट अकबर के विषय में भी आप नवरत्नों के विषय में एक झलक पाएंगे, यहां भी पाएंगे।
यहाँ कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के रूप में जानते हैं। आमतौर पर श्रीगुप्त कौन थे? ये गुप्त वंश के संस्थापक में आ जाएंगे। समुद्रगुप्त बाद के राजा हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व के राजा हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दोस्तों एक बहुत ही फेमस यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया है। कौन आया है? फाहियान। वेनसांग जब आया है वो हर्षवर्धन के समय आया है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के नवरत्नों में से ही एक है। बार बार उसी प्रश्न को घुमा फिरा कर आपसे, देखिए पेट की परीक्षा में 2021 की सेकंड पाली में आया, बार बार उसी प्रश्न को अलग अलग डायमेंशन में पूछ रहा है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार वीडियो रोक कर आराम से, चाहे जिस सोर्स से आप पढ़ सके, आप चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ लें, कालिदास की रचनाओं के विषय में पढ़ लें, वाराह मिहिर के एक दो रचनाओं के विषय में पढ़ लें। इन चीज़ों को कम से कम आप क्लियर कर लें, जो बेसिक ज्ञान है इस चैप्टर के विषय में कर लें। क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में मैं फिर से आपसे कहूँगा कि मैं पूरा आपको गुप्त वंश या कम से कम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन जितना संभव होगा दोस्तों मैं निश्चित तौर पर आपसे शेयर करूँगा। चलिए आइए, और दोस्तों इस बार का पेपर इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि अगर हो सकता है पेट के एग्जामिनेशन के थ्रू हमें कुछ बड़ी पोस्ट देखने को मिल जाए, अगर हमें इसके संबंध में लोअर पीसीएस का एग्जामिनेशन भी देने को मिले तो निश्चित तौर पर फाइट जोरदार होगी। और आपको अगर वो एग्जाम्स देने हैं तो यहाँ पर आप कम नंबर लेकर सामने नहीं आ सकते। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी एक आयुर्वेदाचार्य थे। देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या नाम था इनका? धनवंतरी नाम था। चलिए अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर हमने गुप्त साम्राज्य एक प्रकार से, जिसमें मूल रूप से हमें समुद्रगुप्त पढ़ना था, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना था, यह चैप्टर हमने समाप्त कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। आइए अब अगले चैप्टर हम सीधा हर्षवर्धन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये वो दौर था जब भारत में मध्यकालीन इतिहास से पूर्व का दौर है। अब इसके बाद से मध्यकालीन इतिहास शुरू हो सकता है। यानी गुप्तों के बाद जिसने बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियंत्रण किया, उन्हें हम हर्षवर्धन के रूप में जानते हैं, जो किस वंश से संबंधित हैं? आमतौर पर पुष्यभूति वंश से संबंधित हैं, या वर्धान वंश जो थानेश्वर में है हरियाणा में, उस वंश से संबंधित है, जिन्होंने बाद में जाकर कौशाम्बी में शासन किया। तो चलिए आइए, कन्नौज में शासन किया। तो आइए पढ़ते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? अगर हर्षवर्धन के बारे में जानना हो तो पुष्यभूति वंश है ये, थानेश्वर में इस वंश की स्थापना हुई। बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें हुई, जैसे राज्यवर्धन, इनके भाई की हत्या हो गई। राजश्री इनकी बहन थी, जिनका विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक से हुआ, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। मोखरी वंश के शासक थी। तो बाद में हर्षवर्धन ने थानेश्वर के साथ साथ कन्नौज का शासन भी संभालने लगे। यानी कन्नौज बाद में राजधानी बन गई, भारत के संपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गई। यानी पहले राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? हर्षवर्धन की थानेश्वर हुआ करती थी। बाद में यही कन्नौज हो गई। तब जब उसकी बहन राजश्री, जिसका विवाह कन्नौज राजवंश में हुआ था, उसके शासन को भी संभालने की आवश्यकता महसूस हुई। यही कन्नौज बाद में बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर विकसित होगा। इसी को महोदया श्री भी कहा जाता है, महोदया या महोदय श्री भी कहा जाता है। मतलब बहुत ही विकास होगा इस नगर का हर्षवर्धन की देखरेख में, तो काफी चीजें आगे बढ़ेंगी। चलिए, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इन 5 इंडीज के विषय में बताइए, ये कौन से क्षेत्र थे जो हर्षवर्धन के नियंत्रण में आते हैं? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 इंडीज जाने जाते हैं हर्षवर्धन के संबंध में। ग्राम विकास अधिकारी 2018 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। थोड़ा अटपटा सा प्रश्न है, ये भी नहीं कहूंगा कि आसान है, क्योंकि कठिन प्रश्न की श्रेणी में आएगा ये। 5 इंडीज, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दोस्तों क्या था ना कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमाया, लेकिन जब एक राजा अपने विशाल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेता है तो उसकी अभिलाषा ये होती है कि यहां से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो अब हर्षवर्धन ने सोचा कि भारत के अन्य हिस्सों में, यानी केवल उत्तरी हिस्से तक सीमित न रहते हुए, अब थोड़ा सा दक्षिण के हिस्से में भी बढ़ा जाए, दक्षिण की तरफ भी अपना विस्तार किया जाए।
लेकिन जिस समय वो दक्षिण की तरफ विस्तार कर रहा था, वो भारत में साम्राज्य का दावा करने वाला अकेला नहीं था, बहुत सारे शासक थे। इनमें से ही एक शक्तिशाली शासक यहां पर कौन था? यहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली शासक पुलकेशियन द्वितीय था। क्या था? पुलकेशियन सेकंड था। क्या नाम था इनका? पुलकेशियन सेकंड नाम था इनका, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ने किसको? हर्षवर्धन को। जब हर्षवर्धन अपना विस्तार करना चाहते थे, पूरा ही काट के लिख दे रहा हूं। जब हर्षवर्धन अपना दक्षिण की तरफ विस्तार करना चाहते थे, तो पुलकेशियन द्वितीय ने इन्हें यहां पर नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। किसने? पुलकेशियन द्वितीय ने। और पुलकेशियन द्वितीय ने इन्हें पराजित करने के बाद एक उपाधि ली, वातापी कोंड की उपाधि। किसकी उपाधि ली? वातापी कोंड की उपाधि। वातापी कोंड की उपाधि किसने ये उपाधि ली है? पुलकेशियन द्वितीय ने। किसे पराजित करने के बाद? हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? क्या दोस्तों आप जानते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने कादंबरी की रचना की, जिन्होंने कादंबरी के अलावा हर्षचरित की रचना की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षवर्धन खुद अपने आप में एक कवि थे, हर्षवर्धन भी कवि थे। कादंबरी के लेखक कौन है? देखिए अभी हमने डिस्कस किया और ये आ ही गया, बाणभट्ट कादंबरी के लेखक हैं। बाणभट्ट कादंबरी के लेखक हैं। बाणभट्ट हो गया, हर्षचरित हो गया, इनके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। चलिए बाण लिखा हुआ है यहां पर, बाणभट्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कालिदास के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। कालिदास कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में से एक महान कवि, महान विशेषज्ञ। कौटिल्य के विषय में हम पढ़ ही चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी क्या हम कह सकते हैं कि प्रधान सलाहकार के रूप में, मंत्री के रूप में कह सकते हैं। हर्षवर्धन इनके साम्राज्य के विषय में तो हम पढ़ ही रहे हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? अब यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सी वो नई राजधानी थी जो थानेश्वर के स्थापना की से बाद में बनी, थानेश्वर से बाद में बनी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, मैंने बताया कि जिन परिस्थितियों के कारण हर्षवर्धन को थानेश्वर के अतिरिक्त अपनी राजधानी को ट्रांसफर करना पड़ा कन्नौज, और बाद में कन्नौज ही हर्षवर्धन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हो गया और कन्नौज ही भारत की सत्ता का प्रमुख राजनीतिक केंद्र हो गया। पहले कौन सा क्षेत्र था? थानेश्वर। लेकिन थानेश्वर से जब राजधानी ट्रांसफर हुई तो कहां चली आई? कन्नौज, वो नगर जिसे हम महोदया श्री के रूप में जानते हैं, महोदया के रूप में जानते हैं, बहुत ही फेमस सिटी के रूप में जानते हैं इतिहास में। यूपी में ही है कन्नौज, इत्र का शहर है आज। चलिए अब थोड़ा सा अगला हम ये चैप्टर, नया एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राजपूत काल, और इसमें विविध तौर पर हम तमाम चैप्टर्स के प्रश्न पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे राजपूत काल स्पेशली वहाँ के क्वेश्चंस तो बहुत नहीं मिले हैं, दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य तमाम ये प्रश्न मिले हैं, तो चलिए उनके हिसाब से चीज़ों को करेंगे। यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 का प्रश्न है। ये पूछ रहा है कि कौन से साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों तमिल साहित्य को हम संगम साहित्य भी कहते हैं। तमिल साहित्य को ही हम क्या कहते हैं? तमिल साहित्य को ही हम संगम साहित्य के रूप में भी जानते हैं। तमिल साहित्य को किस रूप में जानते हैं? संगम साहित्य के रूप में जानते हैं। अब अगर कोई पूछे कि ये संगम साहित्य किन राजाओं के दरबार में कराए गए थे, आमतौर पर संगम साहित्य को पांड्य राजाओं के दरबार में कराया गया था। किन राजाओं के दरबार में कराया गया था? पांड्य राजाओं ने, पांड्य राजाओं। जब आप ये पांड्य राजाओं को अगर आप पढ़ेंगे, जब आप सम्राट अशोक को पढ़ेंगे, सम्राट अशोक का एक अभिलेख पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे उनमें नाम आया है चोल, चेर, पांड्य राजाओं का नाम मिला है। निश्चित तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि चोलों का संस्थापक कौन है, तो आप कह सकते हैं विजयालय चोल। लेकिन चोल दो थे दोस्तों। अभी आपने देखा कि चोल वंश पर एक पिक्चर भी बन गई थी, एक अर्ली चोलास थे जो पुराने थे, प्राचीन थे, जिनका वर्णन मौर्य कालीन में भी है, उससे भी पुराने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चोल, चेर, पांड्य, उन्हीं में से पांड्य हैं। तमिल साहित्य का जो सम्मेलन था संगम साहित्य। आमतौर पर संगम साहित्य क्या होता था? संगम मतलब होता था कवियों की गोष्ठी,
उस समय के जो कवि हैं, विशेषज्ञ हैं तमिल साहित्य के, वो सारे एक जगह जुटेंगे। वो चाहे नक्कीरर हो, वो चाहे थिरुवल्लूर हो, तमाम 3 कुल रचनाएं, कुल संगम साहित्य किए गए हैं। चलिए, तमिल साहित्य किनकी देखरेख में? हमने बताया पांड्य राजाओं की देखरेख में। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण सबसे पहले जान लीजिए। एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया, गुफा मंदिरों का निर्माण कराया राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने कराया? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया। सॉरी। इसी एलोरा की गुफा संख्या 16, यहां पर एक मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर। इसी एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर भी स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर, इसी एलोरा में जो मंदिर स्थित है उसे हम कैलाशनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। राष्ट्रकूट शासक थे जिन्हें कृष्ण प्रथम के नाम से जाना जाता है। कृष्ण प्रथम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का निर्माण कराया। बहुत ही शानदार है दोस्तों, पूरे के पूरे एक पहाड़ को काटकर ही मंदिर बनाया गया। निश्चित तौर पर आप इसे गूगल करके एक बार देखिए, आपको लगेगा कि क्या वाकई में शानदार संरचना है, क्या हमारा स्थापत्य था, क्या हमारा शानदार आर्किटेक्ट था, क्या हमारा शानदार और वास्तव में गौरवशाली इतिहास था। आपको समझ में आएगा। जैसे कोई भी संरचना निर्माण कैसे होती है, हम उसके निर्माण की शुरुआत नीचे से करते हैं। ऐसे करके हम कोई मंदिर या कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी संरचना हम ऐसे बना सकते हैं। एलोरा की खासियत यह है कि इसकी शुरुआत बनाने की ऊपर से की गई। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पहाड़ है, ये पहाड़ ही है सब, ये सब किसी पहाड़ की एक चोटी को ऊपर से इसकी कटाई छटाई शुरू हुई, काट काट के इसे एक मंदिर की शक्ल में ढाल दिया गया। बनवाने के बाद कृष्ण प्रथम खुद वहां लिखता है कि हे ईश्वर, मैंने इसे कैसे बनवाया। तो बहुत ही शानदार संरचना है स्थापत्य की, आप जरूर देखिए। राष्ट्रकूट ने बनाया है, राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। ठीक है, चलिए सातवाहन शासकों के विषय में अगर बात की जाए तो कुछ प्रमुख सातवाहन शासन। सबसे पहले भूदान की व्यवस्था सातवाहन शासकों ने ही शुरू की। ठीक है, सातवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश के बहुत ही प्रमुख शासक रहे हैं सातवाहनों के। चलिए, मौर्य के विषय में हम पढ़ ही चुके हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। ये कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक के हम्पी में। कहां पर? हम्पी, कर्नाटक में। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा मंदिर स्थित है? भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक में हम्पी भगवान शिव को समर्पित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? पल्लवों ने किन मंदिरों को बनाया था? हम पल्लवों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सा मंदिर बनवाया था? देखिए, महाबलीपुरम का मंदिर। दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये बड़े फेमस हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, इन महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया है। इसे हम महाबलीपुरम या मामल्लपुरम भी कहते हैं। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, ये किन राजाओं के अंतर्गत आएंगे? ये पल्लव वंश के राजाओं के अंतर्गत आएंगे। पल्लवों का संस्थापक सिंह विष्णु। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला देखते हैं। बाकी तंजावर, बृहदेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम, ये तमाम चीजें हैं। चलिए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतिदुर्ग। कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है? दंतिदुर्ग, जिन्हें हम दंती वर्मन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग। चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल। पल्लव वंश सिंह विष्णु। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारी चीजें आप याद रखिए, ये सारी चीजें पूछता है। ठीक है,
वंश और उनके संस्थापक। गुप्त वंश, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? अभी हमने देखा विजयालय चोल। क्या नाम है इनका? विजयालय चोल, विजयालय चोल। इसी वंश के संस्थापक शानदार शासकों में हम राजेंद्र प्रथम के विषय में पढ़ेंगे, राज के विषय में पढ़ेंगे। उनके बेटे राजेंद्र प्रथम जिन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर स्थापित किया, गंगईकोंड चोल नामक उपाधि यानी गंगा का चोल विजेता नामक शानदार उपाधि ली, उस राजेंद्र चोल के विषय में पढ़ेंगे। ये वो महान चोल हैं जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील के रूप में बदल दिया और अपना साम्राज्य तमाम मलय देशों तक और तमाम जिसे हम आज साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया कहते हैं, उन देशों तक विस्तारित किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने किया? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने किया है? दोस्तों एक राजा थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल भी हम इन्हें कहते हैं, राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल। आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल। ठीक है, ये इन्होंने जब उत्तर भारत के क्षेत्रों की विजय की, गंगा के किनारे के राज्यों को हराया, तब इन्होंने अपना नाम लिया गंगा का चोल विजेता। इसी को गंगईकोंड चोलपुरम कहा जाता है, जिन्होंने एक गंगईकोंड चोल की उपाधि ली, गंगईकोंड चोल की उपाधि ली। इसका मतलब होता है गंगा का चोल विजेता। और यहीं पर एक नगर की स्थापना की जिसे कोंड चोलपुरम नामक नगर स्थापित किए और यहीं पे एक झील बनवाई जिसे चोल गंगम नाम की झील कहा जाता है, चोल गंगम झील कहा जाता है। इसी चोल गंगम झील की स्थापना किसने कराई थी? इसी चोल गंगल झील की निर्माण इसी गंगईकोंड चोलपुरम नामक नदी के किनारे किसने की है? राजेंद्र प्रथम ने की है। ये इसका इतिहास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोलों का एक बहुत बड़ा देन है। चोलों ने स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया। याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के लिए अगर प्राचीन भारत से पूछेगा तो चोल वंश को कभी मत हटाइएगा। यहां तक कि वो जैन धर्म के भी संरक्षक थे, जैनों के भी संरक्षक थे। तो चोल अभिलेखों में के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था दोस्तों पल्ली छांदम। पल्ली छांदम क्या है? पल्ली छांदम ध्यान से देखिए, ये पल्ली छांदम क्या है? जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि, यानी जैनों की सभाओं को। इससे यह पता चलता है कि चोल शासक जैनों के संरक्षक भी थे, जैन धर्म के संरक्षक भी थे। जैन सम्राटों को दी जाने वाली जैन भिक्षुओं को कह सकते हैं को दान में दी जाने वाली भूमि को हम क्या कहते थे? पल्ली छांदम कहते थे। पल्ली छांदम, पल्ली छांदम किससे संबंधित है? अब आप बता सकते हैं पल्ली छांदम। अगर आपको इसके अलावा वेल्लन वगई कहा जाए तो क्या है? ये वेल्लन वगई क्या है? वेल्लन वगई है गैर ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। गैर ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, इसे हम क्या कहते हैं? वेल्लन वगई कहते हैं। याद रखिएगा, वेल्लन वगई, गैर ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को वेल्लन वगई कहते हैं। शाला भोग किससे संबंधित है? शाला भोग किससे संबंधित है? ये भी देख लीजिए। शाला भोग का मतलब है पाठशाला, पाठशाला या फिर विद्यालय को दान में दी गई ये भूमि है। ठीक है, इसे हम शाला भोग कहा जाता था उस समय। और ब्रह्मदेय क्या होता है? ब्रह्मदेय भी देख लीजिए। ब्रह्मदेय का संबंध किससे है? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। ब्राह्मण को दान दी गई भूमि को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता है। तो ये चारों परिभाषा याद रख लीजिए। चोल वंश के विषय में मैंने आपको जो भी चीजें बता दिया, स्थानीय स्वशासन बता दिया, जैन धर्म के संरक्षक थे ये भी बता दिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया है? देखिए, नटराज मंदिर बनाया गया, गुंडेश्वर बनाया गया, गुंडेश्वर मंदिर नहीं बताया गया।
पलाईनाथर मंदिर बनाया गया तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में जो सबसे प्रसिद्ध चोल मंदिरों में से एक, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया। ये भी है। गंगईकोंडचोलपुरम ये मंदिर नहीं है। नटराज मंदिर भी है। पलाईनाथर मंदिर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार इसका आंसर हो जाएगा। यह यादव वंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार यादव वंश के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। यादव वंश के रूप में बनाया गया था, ना कि चोलों के द्वारा बनाया गया था। आप ये चीज याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कठिन था ये। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पहला शासक यानी संस्थापक। पहला शासक यानी संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल था। बिहार में इसी ने ओदंतपुरी महाविहार की भी स्थापना कराई। ओदंतपुरी, ओदंतपुरी की स्थापना किससे संबंधित है? यही गोपाल संबंधित है। कौन संबंधित है? गोपाल संबंधित है। अगर आप विक्रमशिला की बात करें, विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला महाविहार की बात करें तो धर्मपाल ने बनवाई है। यह भी पाल वंशीय शासक था, धर्मपाल। गोपाल ने उदंतपुरी नाम का महाविहार बनवाया और यही पाल वंश का संस्थापक भी है। नाम क्या है? गोपाल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? कौन? पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य भारत के पश्चिमी हिस्से से। अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बनाकर दिखाऊं, जल्दी अगर हम ये ट्राई करें, जितना जल्दी कर पाएंगे। अब चूंकि हमें आज का ये बांग्लादेश भी लेना पड़ेगा और ये पाकिस्तान भी लेना पड़ेगा। अगर बात करें तो भारत का जो ये हिस्सा था, पश्चिमी हिस्सा, मुख्य रूप से ये पश्चिमी हिस्सा, इसी पश्चिमी हिस्से पर बंगाल, यहाँ पर पाल वंश का शासन था। बाद में बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक के रूप में पाल उभरे, तो ये पाल यहाँ पर थे। ठीक है, पाल यहाँ पर थे। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों में साम्राज्य के विस्तार और भारत पर नियंत्रण का सबसे बड़ा मुकाबला होता था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। पाल कहाँ है? भारत के पश्चिमी हिस्से में, याद रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ये भारत का पूर्वी हिस्सा। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सब कुछ बताने के बाद अगर हम ऐसी गलती कर दे तो ये अपराध के बराबर हो जाएगा। ये भारत का क्या है? पूर्वी हिस्सा हो जाएगा ना। तो ये क्या है? पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से में कौन था? पूर्वी हिस्से में पाल थे, याद रखिएगा। पूर्वी हिस्से में पाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में किस पर? दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंगपाल तोमर का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली वंश के संस्थापक के रूप में नाम चीजें आती हैं। तो तोमर वंश का शासन कहाँ था? दिल्ली पर था। तो चलिए, ये कहाँ पर? यूपी SSC विधान भवन का पेपर था, क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने चीजों को पढ़ लिया। बाकी अगर बात करें खिलजी, सैयद, तुगलक, तो हमें गुलाम वंश और आगे अब एंट्री करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी ये चैप्टर उसमें है नहीं कि यहाँ कोई व्यापक डिस्कस करें। अब हम आखिरी चैप्टर, आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं और लगभग हमने अभी तक अगर बात की जाए तो 40 मिनट का लगभग ये वीडियो चल गया है, जिसमें हमने काफी क्वेश्चंस को कर लिया। अब ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा, प्राचीन भारत विविध से हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। चलिए आइए जल्दी से करते हैं ताकि चीजों को हम जल्दी से समेट पाए। ये विविध चैप्टर है। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता है। कौन सा महाजनपद? दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती है, इसीलिए दिक्कतें हो रही थी। ये 6वीं शताब्दी नहीं, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व होनी चाहिए। जब हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, यानी इसी को हम ईसा पूर्व भी कहते हैं, ईसा पूर्व ही कहते हैं,
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बिफोर कॉमन इरा की बात की जाती है। अगर इस समय की बात की जाए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये महाजनपदों का काल है, महाजनपदों का काल है, महाजनपदों का काल है। इसी समय बात की जाए तो भारत में अनेक महाजनपद, अगर एक बुद्ध ग्रंथ था जिसे हम अंगुत्तर निकाय कहते हैं, अंगुत्तर निकाय कहते हैं, इसमें 16 महाजनपदों की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई है। कुल कितने महाजनपद थे? 16। इन्हीं महाजनपदों में से एक था मगध महाजनपद, जो सबसे शक्तिशाली था। मगध महाजनपद के उत्कर्ष का क्या कारण था? मगध में बड़े पैमाने पर लोहा उपलब्ध हो सका वहां पर, और लोहे की खोज से उन्होंने तेजी से जंगलों को काटा और तेजी से कृषि का विस्तार किया, अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न किया। उसी लोहे से उन्होंने तेजी से क्या किया? उसी लोहे से उन्होंने तेजी से युद्ध के लिए शस्त्र बनाए। कुल मिलाकर आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां वहां पर बहुत तेजी से बढ़ी, और योग्य शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, पहले घनानंद, महापद्मानंद, अनेक राजाओं की श्रृंखलाओं ने मगध को लगातार शक्तिशाली बनाया। अशोक उसके बाद शासक हुए, तो हम मगध के रूप में देखते हैं। बाकी अंग वंश है, अंग हो गया जिसकी राजधानी चंपा थी। वैशाली खुद मगध की एक राजधानी के रूप में भी रही है। वज्जी जो एक प्रकार का क्या था, वज्जी संघ, जिसे हम गणतंत्र के रूप में देखते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन, मथुरा, आप याद रखिएगा, मथुरा में कौन सा महाजनपद है? सूरसेन। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद आपको मिलेंगे, कुल 8 महाजनपद मिलेंगे, 8 महाजनपद मिलेंगे। अगर चंपा की बात की जाए तो अंग की राजधानी है, अंग महाजनपद की राजधानी है। मुंगेर जिला बिहार का, आमतौर पर मुंगेर जिला इस अंग जनपद का हिस्सा है आज अगर बात की जाए। काशी, हमारे वर्तमान वाराणसी, विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, महाजनपदों में भी इसका वर्णन है। वैशाली एक समय पर राजधानी भी रही है, किसकी? मगध की। यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति भी किसने कराई है? कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति भी कराई है वैशाली में। ये मगध की राजधानी भी थी उस दौरान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? अभी हमने देखा 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपद। लेकिन भगवती सूत्र बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं माना जाता तमाम चीजों के कारण, तो कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य। चरक संहिता संबंधित है। चरक मेडिकल साइंस है। चरक, सुश्रुत चरक के बारे में आपने पढ़ा होगा। मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। बहुत ही सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन था। सुश्रुत चरक संहिता। चरक संहिता किससे संबंधित है दोस्तों? तो हमने देख लिया कि चरक संहिता आयुर्वेद या चिकित्सा का मूल ग्रंथ है। कनिष्क के राज दरबार में जो गणितज्ञ रहा करते थे, चिकित्सक, किसके दरबार में रहा करते थे? कनिष्क के। चरक किसके दरबार में रहा करते थे? कनिष्क। कनिष्क को हम किस वंश का शासक के रूप में देखते हैं? कनिष्क को हम कुषाण वंश के शासक के रूप में देखते हैं, जिसकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर या फिर मथुरा के पास हुआ करती थी। तो कनिष्क कुषाण वंश के शासक, जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की 78 ईस्वी में, उन्हीं के दरबार में चरक रहा करते थे। जो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? चिकित्सा से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। अभी हमने देखा चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। बाकी बात की जाए पतंजलि आमतौर पर पुष्यमित्र शुंग वंश के समकालीन, और अगर पतंजलि की बात की जाए तो योग दर्शन, भारत के 6 दर्शनों में से एक, योग दर्शन पर काफी काम किया पतंजलि ने, योग दर्शन पर काफी काम किया। सुश्रुत का संबंध भी चिकित्सा से है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो थोड़ा सा पंचतंत्र की कथाओं के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। पंचतंत्र की कथाएं वो कथाएं हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अनोखी और बड़ी शानदार सीख दी है। बचपन में चाहे वो प्यासे कौवे की कहानी हो, चाहे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें पंचतंत्र से सीखने को मिली। पंचतंत्र ने बहुत कुछ सिखाया है हमें। क्या है पंचतंत्र की कहानियां? एक राजा है जिसके कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते,
पढ़ना नहीं चाहते और राजा बड़ा चिंतित है। राजा एक गुरु को उनके सामने लाता है जिनका नाम है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा तत्कालीन जो भी पढ़ाई की व्यवस्था रही होगी वहां पर उन्हें किताबों को पढ़ाने या शस्त्र ज्ञान देने के अलावा उनके सामने कहानियां रखते हैं, बहुत ही रोचक कहानियां। उन रोचक कहानियों के माध्यम से रोज वो आते हैं, रोचक कहानियां सुनाते हैं, बच्चे सुनते हैं। उन रोचक कहानियों के माध्यम से वो उन्हें शिक्षा से जोड़ते हैं। वास्तव में वो कहानियां सुनाते उन बच्चों को हैं, लेकिन उन कहानियों के माध्यम से उन्होंने आने वाली तमाम पीढ़ियों को संदेश दिया कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं, हमें रहना कैसे चाहिए, हमें किस तरीके से अपने कार्यों को करना चाहिए, आम जनजीवन में कैसे करना चाहिए। आपने तमाम कहानियाँ पढ़ी होंगी। आपने अगर कुछ कहानियों को बताऊं तो आपने ये कहानी पढ़ी होगी कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद आश्रम से निकले हैं और एक मरे हुए शेर को देखते हैं और एक कहता है कि मैं उसे जीवित कर सकता हूँ, प्राण डाल दे सकता हूँ। एक कुछ कहता है और वो मरे हुए शेर को जीवित कर देते हैं। होता क्या है कि मरा हुआ शेर उनके लिए ही एक संकट हो जाता है। तो पंचतंत्र की कहानियां हमें ये बताती हैं कि जीवन में तमाम अपने ज्ञान का किस प्रकार से उपयोग करना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। चलिए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियों के लेखक हैं। कौन है? विष्णु शर्मा है। याद रखिएगा, विष्णु शर्मा। विश्व के अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ पंचतंत्र की कथाओं का। शूद्रक द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम का साहित्य प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? मृच्छकटिकम एक नाटक था दोस्तों। मृच्छकटिकम क्या था? नाटक था। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक द्वारा लिखा है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है ये। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिक यहां पर लिखा हुआ है, मृच्छकटिकम भी कहा जाता है इसे। शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम नाटक लिखा गया है। ये क्या था? ये नाटक था। याद रखिएगा, नाटक है ये। अगले पे बढ़ते हैं। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना किसकी है? तोलकाप्पियर की है। तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियर ने लिखी है, आराम से देख लीजिए। तोलकाप्पियर ने इसे लिखी है। इसका क्या नाम है? तोलकाप्पियम। तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी रचना है ये दोस्तों। इसके लेखक कौन है? तोलकाप्पियर। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तक्षशिला स्थित है सिंधु और झेलम के बीच। सिंधु की सहायक नदियों में हम व्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज तमाम नदियों को देखते हैं। तो सिंधु और झेलम के बीच जो महान नगर था, जो भारत की प्राचीन शिक्षा के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है, उसे हम किस रूप में जानते हैं? तक्षशिला के रूप में जानते हैं। याद रखिएगा, तक्षशिला इस विश्वविद्यालय से कौन पढ़ा? आचार्य चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं इस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। वररुचि इस विद्यालय से पढ़े हैं। इसी विद्यालय से और कौन पढ़ा है? इसी विद्यालय से चंद्रगुप्त मौर्य की भी शिक्षा हुई। तो बहुत ही फेमस तक्षशिला विश्वविद्यालय किन शहरों के बीच में है? सिंधु और झेलम के शहरों के बीच में कौन सा विश्वविद्यालय है? तक्षशिला। सिंधु और झेलम, याद रखिएगा आप, सिंधु और झेलम के बीच। झेलम कश्मीर की प्रमुख नदी, ठीक है। सिंधु और झेलम। भारत में नवपाषाण कालयुग गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल की भीमबेटका, यहाँ पर नवपाषाण काल की चित्रकारी बहुत ही शानदार तरीके से आपको मिलेगी। नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का सबसे पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग में हुआ था। किस युग में हुआ है? ताम्रपाषाण युग में। सबसे पहले किसका उपयोग हुआ है? तांबे का उपयोग हुआ है। कहां पर? ताम्रपाषाण युग में तांबे का उपयोग हुआ है। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? यूनेस्को विश्वविद्यालय स्थल में शामिल किया गया था नालंदा महाविहार। ये वही नालंदा महाविहार है जिसकी स्थापना गुप्तों के समय में कुमारगुप्त कराता है। बाद में संरक्षण दिए जाते हैं। नालंदा महाविहार फलता है, फूलता है, लेकिन एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि भारत में विदेशियों का आक्रमण होगा। बख्तियार खिलजी नामक एक शासक आता है और नालंदा महाविहार को क्या कर देता है? पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, जला देता है। कहा जाता है कि इसकी
जब पुस्तकालय जल रहा था, इसकी लाइब्रेरी जल रही थी, तो उसकी आग महीनों तक ठंडी नहीं हुई, उसमें इतनी किताबें थी। तो नालंदा महाविद्यालय के विषय में भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पर नालंदा महाविद्यालय के विषय में हमने थोड़ा सा जान लिया। वेनसांग यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी रहा, वेनसांग ने यहाँ पर भी चीज़ों को देखा, सीखा, एब्जॉर्व किया, ठीक है, यहाँ पर भी वेनसांग रहा है। अभी वर्तमान में अरविंद पनगढ़िया को इसके कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया, चांसलर के रूप में। किसे? अरविंद पनगढ़िया को, याद रखिएगा, अरविंद पनगढ़िया को। कहाँ? नालंदा महाविहार। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ये यूपी SSSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के पेपर का प्रश्न है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करना है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, ठीक है, किस वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की? किस वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की? दूसरा ऑप्शन है, उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डिमेट्रियस को हराया। अगला है, राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। किस राजवंश का? और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। पतंजलि का गौरव ग्रंथ आमतौर पर शुंग वंश के समय लिखा गया था। किसके समय पर लिखा गया था? शुंग वंश। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था, शुंग वंश का 9वां राजा भागभद्र था। और पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र को का पूरा नाम पुष्यमित्र शुंग है, उसने इस वंश की स्थापना की। कब की है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना? 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व। अंतिम शासक है बृहद्रथ। क्या नाम है इसका? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। इसी की हत्या करके इसी का मंत्री कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, पूरा नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग किस वंश की स्थापना करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। तो शुंग वंश की स्थापना की उसने। उसके प्रभुत्व में दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। निश्चित तौर पर उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए। किसने किए? पुष्यमित्र शुंग ने किए। उसने बैक्ट्रियन और डिमेट्रियस राजाओं को भी हराया है। राजवंश का 9वां शासक भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य में भी इस महाभाष्य इसी के दौरान लिखे गए थे। तो निश्चित तौर पर हमने एक प्रश्न में भी देखा भी था कि पतंजलि ने महाभाष्य किसके समय में लिखा है? पतंजलि का महाभाष्य पुष्यमित्र शुंग के समय में ही लिखा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यूपी SSSC पेट का ही है और ये 2021 के प्रथम पाली का प्रश्न है। आइए देखते हैं, इसे मिलाना है। औरंगजेब की मृत्यु, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये पूछ रहा है। औरंगजेब की मृत्यु निश्चित तौर पर ये 1707 में हुई है, 1709 में नहीं हुई है। सही नहीं ये पूछा है तो यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत है, ये गलत है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत। उसके बाद AD 78 में शक संवत की शुरुआत, AD 78 में शक संवत की शुरुआत। और कलिंग युद्ध लड़ा गया है 261 ईसा पूर्व, जिस निश्चित तौर पर अशोक ने शासन किया 269 ईसा पूर्व। उसके शासन के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा गया। शक संवत की शुरुआत निश्चित तौर पर 78 ईस्वी में हुई। आज मैंने बताया भी था किसने की? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। और एक ये आंसर हो गया। गलत क्या हो जाएगा? औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में हुई थी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें गलत पूछा था तो एकमात्र यही गलत है, यानी ए आंसर हो जाएगा। चलिए ये 15 नंबर के प्रश्न पर आइए। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? हमारा अगला प्रश्न है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित? तो अगर बात की जाए तो औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कौन सी गुफाएं स्थित हैं? अजंता और एलोरा की। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? अब क्रमों का नाम बताइए, कौन सा कब आया? कौन सा कब आया? सबसे पहले इसमें से फाह्यान आएगा। फाह्यान गुप्तों के समय में आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। वेनसांग की बात की जाए तो ये हर्षवर्धन के समकालीन है, हर्षवर्धन के समय में आएगा। और टॉमस रो की बात की जाए तो टॉमस रो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के समय में आएगा। सॉरी, वो खुद ब्रिटिशर था, मुगलों के समय में आएगा। 1615 में टॉमस रो आया है। कब आया है? 1615 में।
तो यहाँ पर ये फाह्यान पहला हो जाएगा यानी 2, उसके बाद वेनसांग 3 और 1, 2 3 1 इसका आंसर होगा, 2 3 1 बी इसका आंसर होगा। ये SSC पेट की परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में खजुराहो है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में खजुराहो है। दोस्तों नोट करिए, खजुराहो कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इनका निर्माण किसने कराया था? अगर आपसे पूछा जाए कि इनका निर्माण, इनका संबंध चंदेल शासकों से, किससे है? चंदेल शासकों ने खजुराहो का निर्माण कराया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? जहां तक मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? खजुराहो चोल वंश, बिल्कुल एकदम अनुचित है। हमने अभी देखा चंदेल, यही अनुचित है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश का है, बिल्कुल विजयनगर में हम्पी के अवशेष, विजयनगर राजवंश के अवशेष हम्पी में मिलते हैं। लिंगराज मंदिर सोमवंशी है, सही है। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश का है। हजार स्तंभ मंदिर किसका है? याद रखिएगा, पिछले प्रश्न में आया था, काकतीय राजवंश का है। हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश। तो गलत क्या हो जाएगा? खजुराहो चोल वंश। खजुराहो किससे संबंधित है दोस्तों? आप पढ़ चुके हैं। खजुराहो किससे संबंधित है? याद करिए, चंदेल राजवंश से खजुराहो संबंधित है। खजुराहो किससे संबंधित है? चंदेल राजवंश से खजुराहो संबंधित है। दोस्तों यहां पर ये हमारा पूरा चैप्टर आई थिंक खत्म हो गया। जी हाँ, तो दोस्तों चलिए, हमने अपनी इस सीरीज में अपने दूसरे वीडियो को भी समाप्त कर लिया और इसमें हमने लगभग पूरा 56 से 57 मिनट लिया है। तो दोस्तों ये अब यहाँ से हम एक चैप्टर और एक सेगमेंट और करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का, जिसमें पेट के प्रश्न पूछे गए हैं यूपी SSC के द्वारा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को अपना यही समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और निश्चित तौर पर परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको अपनी तैयारी को धार देने में ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से योगदान करेगी। आज की क्लास में इतना ही। आप ये वीडियो ऑल एग्जाम्स PYQ के हमारे चैनल पे देख रहे थे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो निश्चित तौर पर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।